गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर में हिंदू लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो मेंटेनेंस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो अधिनियम चल रहा था हिंदू विवाह अधिनियम 1956, उसमें अडॉप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसका जो सेकंड पार्ट है वो मेंटेनेंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटेनेंस में कौन कौन से टॉपिक हमको करने हैं। मेंटेनेंस में आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका यूनिट 4 चल रहा है, उसमें रिक्विजिटीज ऑफ द वैलिड अडॉप्शन, वैध दत्तक की आवश्यक शर्तें, सेक्शन 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कैपेसिटी टू टेक इन अडॉप्शन, दत्तक लेने की सक्षमता, वो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 हम कर चुके हैं। कैपेसिटी टू गिव इन अडॉप्शन, सेक्शन 9 हम कर चुके हैं। इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन, दत्तक के क्या प्रभाव है वो हम कर चुके हैं। और मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ द अडॉप्शन, दत्तक की अन्य आवश्यक शर्तें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस में फर्स्ट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ सेक्शन 18, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सेक्शन 20, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ सेक्शन 19, फिर है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स एंड देयर मेंटेनेंस, ये है सेक्शन आपका 21, एंड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है आपका सेक्शन 23। तो 18 से 23 तक जो सेक्शंस जो हैं आपके सिलेबस में है। आज हम फर्स्ट करेंगे आपका है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन अ वाइफ क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इवन व्हाइल लिविंग सेपरेट फ्रॉम हिम व्हेन हर राइट टू मेंटेनेंस इज लॉस्ट। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कोई भी हिंदू महिला अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की कब अधिकारी मानी जाती है, और वह पृथक निवास के साथ भरण पोषण प्राप्त करने की कब अधिकारी मानी जाती है, और उसका जो ये अधिकार है भरण पोषण का वो कब खत्म हो जाता है, कब वो लॉस्ट हो जाता है। अब सबसे पहले भरण पोषण का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अंडर द हिंदू सोसाइटी एंड कल्चर इट इज ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ। दिस ड्यूटी इज नॉट लीगल only but moral also. According to Manu, a person has to maintain his parents, wife, minor children even after doing 100 wrongs. सामान्य तौर पर प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पर यह मान्यता व्याप्त है कि हिंदू पत्नी को भरण पोषण प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पति की मानी जाती है। वह प्रत्येक परिस्थिति में अपनी पत्नी को भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। उसी के साथ ये कहा गया है कि भरण पोषण का जो उत्तरदायित्व है वह विधिक ही नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर भी पति के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता, अपनी पत्नी और अपने जो अवयस्क बच्चे हैं उनका भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही उसके लिए उसे 100 गलत कार्य करने पड़े, परंतु वह भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। अब हम सेक्शन वाइज करेंगे। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 accept the system and provides that a Hindu wife, whether married before or after the commencement of the act, shall be entitled for the maintenance from her husband during her lifetime. सेक्शन 18 ये कहता है कि अगर कोई भी हिंदू पत्नी, चाहे उसका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पहले या पश्चात, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 से पहले या पश्चात हुआ है, वह अपने पति से उम्र भर लाइफ टाइम के लिए वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है जयंती वर्सेस अमेलू 1904 का ये केस है। इट वॉज हेल्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ विदाउट एनी एक्सक्यूज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। इस मामले में कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि पति प्रत्येक परिस्थिति में अपनी पत्नी को भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। वह अपने आर्थिक आधार पर असक्षम होने का बहाना नहीं बना सकता है। इसका दूसरा केस जो है वो है म्यूचुअल वर्सेस म्यूचुअल 1958। इट वाज हेल्ड दैट वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस व्हेन शी लिव्स द हाउस विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड। इस मामले में म्यूचुअल वर्सेस म्यूचुअल में ये निर्धारित किया गया कि अगर पत्नी अपने पति का बिना सहमति के घर छोड़कर चली जाती है तो वह मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं मानी जाएगी। ग्राउंड्स
ऑफ मेंटेनेंस वाइल लिविंग सेपरेटली। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि पत्नी प्रत्येक परिस्थिति में जब तक अपने पति के साथ रहती है वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। 18 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि प्रत्येक परिस्थिति में पति उसे भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। 18 सब क्लॉज 2 में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जिसमें पत्नी को न केवल भरण पोषण का अधिकार प्राप्त होता है बल्कि वह पति से पृथक निवास करने की भी अधिकारी मानी जाती है और उसी के साथ भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। It is pertinent to mention here that the wife is entitled for maintenance only when she is living with her husband, but she is not entitled to maintenance if she is living separate from her husband. सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि पत्नी जब तक अपने पति के साथ रहती है वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है, परंतु अगर पति और पत्नी अलग अलग रहते हैं, पत्नी का घर छोड़कर पति अलग रहता है, तो वह भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं मानी जाएगी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हिंदू विवाह अधिनियम 1956 also makes a provisions that Hindu wife may also obtain a degree for separate maintenance, residence and maintenance from her husband under the following conditions या grounds। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 है उसमें इस प्रकार का प्रोविजन किया गया है कि पत्नी न केवल भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकारी मानी जाएगी बल्कि वह इसी के साथ पृथक निवास की डिग्री भी प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है, परंतु उसके लिए कुछ ग्राउंड्स या आधार बताए गए हैं। उन आधारों पर अगर पति दोषी है तो पत्नी पति से अलग रहकर भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। फर्स्ट है आपका डेजर्शन, अभित्याग। Desertion as a ground of separate residence and maintenance means the adopting of the wife without reasonable cause and without her consent or against her wish under section 13 subclause 1 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 is during of the desertion need not to be period of 2 years, it may be less than 2 years। अगर विवाह संपन्न होने के पश्चात पति बिना किसी युक्त कारण के अपनी पत्नी की कंसेंट के बिना उसे छोड़कर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में डेजर्शन के आधार पर पत्नी विवाह पृथक निवास व भरण पोषण के लिए आवेदन करने की अधिकारी मानी जाती है। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की धारा 13 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि डेजर्शन के लिए 2 वर्ष की अवधि पूर्ण करना अनिवार्य नहीं माना जाता है। 2 वर्ष से पूर्व भी पत्नी इस आधार पर भरण पोषण के लिए आवेदन करने की अधिकारी मानी जाती है। सेकेंड आधार है क्रूरटी, क्रूरता। If the husband treated his wife with cruelty and the wife apprehension in her mind that it will be harmful or injurious to live with him, it will be ground of separate residence and maintenance. The duty has to prove the following fact: that the husband treated her with cruelty, the cruelty was of such a nature which she appreciated in her mind that it will be harmfully or injurious to live with him। तो क्रूरटी के मामले में ये कहा गया है कि अगर पति के द्वारा पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और उस क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण पत्नी के मन में यह भय उत्पन्न हो जाता है कि वह उसके साथ रहेगी तो उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसे क्षति पहुंचाई जा सकती है। तो इस ग्राउंड के आधार पर पत्नी अपने पति से अलग रहने के साथ ही अलग पृथक निवास के साथ ही भरण पोषण के लिए प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है, परंतु उसके लिए उसे 2 कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये कहती है कि हस्बैंड के द्वारा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है और सेकंड उसे ये कहा जाएगा कि जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार उसके साथ किया गया है उसकी प्रकृति इस प्रकार की है कि पत्नी के दिमाग में इस प्रकार का भय उत्पन्न हो गया है कि उसके साथ अगर वो उसको रखा जाता है तो वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है या क्षति पहुंचा सकता है। फिर है आपका थर्ड है लेप्रोसी कोड। इफ द हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम अ विरुलेंट form of leprosy, it will be ground for wife to claim maintenance and separate residence. The during of the leprosy is not material। इस कोड की बीमारी अगर पति इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, कोड की बीमारी से पीड़ित है और वह इतना प्रकट रूप धारण कर चुका है तो ऐसी स्थिति में वह इस आधार पर कि लेप्रोसी का जो रूप है वह काफ़ी प्रचंड रूप धारण कर चुका है
और उसका इलाज संभव नहीं है, तो इस आधार पर पत्नी अपने पति के से अलग निवास के साथ ही भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। अब लेप्रोसी का ड्यूरेशन कितने टाइम का है, यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता है कि इतने समय से अगर पति पीड़ित है तभी पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। तो यहाँ अगर यह डॉक्टरी एग्जामिनेशन के द्वारा यह साबित हो जाता है कि कोढ़ की बीमारी जो है वह इस प्रकार की है कि वह अब लाइलाज हो चुकी है, वह अपना प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, तो उसके साथ अगर पत्नी रहेगी तो वह उसे भी बीमार कर सकता है। तो इस आधार पर पत्नी भरण पोषण सेपरेट रेजिडेंस के साथ प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। फिर आपका फोर्थ आधार, कीपिंग अ कॉन्क्यूबाइन, रखेल रखना। इफ द हस्बैंड कीप द कॉन्क्यूबाइन in the same house in which the wife is living with the concubine, then the wife may claim separate residence and maintenance। अगर कोई भी पति के द्वारा उसी निवास स्थान पर जहाँ पत्नी रहती है वहाँ पर वह मिस्ट्रेस रखता है या रखेल रखता है, तो वह पत्नी सेपरेट मेंटेनेंस व भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। फिर है आपका फिफ्थ आधार, कन्वर्जन। If husband has ceased to be Hindu and conversion to another religion also a good ground for a wife to live separate and claim maintenance from his husband. However, Jain converted to Sikh, it is not a ground of wife to claim separate maintenance and residence. पांचवा आधार है धर्म परिवर्तन। अगर पति के द्वारा हिंदू धर्म का त्याग करके अन्य गैर हिंदू धर्म को स्वीकार कर दिया गया है, तो यह भी पति के अलग रहने का या पृथक निवास करने का अच्छा आधार माना जाता है और पति से अलग रहने के साथ ही वह भरण पोषण की डिमांड करने की अधिकारी मानी जाती है। परंतु उसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी पति जो जैन धर्म को बिलोंग करता है उससे कन्वर्ट होकर सिख धर्म को कन्वर्ट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी सेपरेट रेजिडेंस की डिमांड नहीं कर सकती है, क्योंकि ये दोनों ही हिंदू धर्म की ही उपशाखाएं मानी जाती है। फिर सिक्स्थ है आपका अनदर वाइफ, अन्य पत्नी होना। अंडर प्रीरियर हिंदू लॉ पोलोगमी वॉज अलाउड। जो पहले 1955 से पूर्व की जो लॉ थे उसमें बहुविवाह प्रथा जो थी प्रचलित थी। अ मैन माइट मैरी मोर देन अ वन वाइफ। कोई भी हिंदू पुरुष जो है एक से अधिक पत्नियां वैध रूप से रखने का अधिकारी माना जाता था। बट इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस The Act 1956 makes monogamy compulsory and abolished biogamy once and all। जो 1956 का हिंदू अडॉप्शन व मेंटेनेंस एक्ट है, इसमें पोलोगमी को मान्यता नहीं दी गई है, पूर्ण रूप से एकल विवाह को कंपलसरी किया गया है और बाइगेमी या द्विविवाह विवाह जो है उसको एबोलिश किया गया है। तो अगर कोई भी हिंदू पति के एक से अधिक पत्नियां जीवित है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को इस आधार पर पृथक निवास व भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। एनी अदर ग्राउंड कॉज या एनी अदर ग्राउंड, इफ द वाइफ इज of immature age and is living with her parents, she will claim maintenance from husband। अन्य कोई भी आधार, अगर कोई भी पत्नी जो इमेच्योर है, परिपक्व नहीं है, एज से परिपक्व नहीं है और वह अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, तब भी वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। इसमें कुछ केस है। सिराज मोहम्मद खान वर्सेस हफीज जूनिस 1981, it was held by the court that the importance of the husband amount to mental cruelty for the wife। तो इस मामले में ये कहा गया है कि अगर पति नपुंसक है तो यह पत्नी के साथ मेंटल क्रूल्टी मानी जाएगी और इस आधार पर पत्नी जो है सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत सेपरेट रेजिडेंस व मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। तो ये आपका 18 सब क्लॉज 2 कंप्लीट होता है, जिसमें पत्नी कुछ आधारों पर अपने पति से अलग रहकर भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। 18 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि किन आधारों पर पत्नी जो है भरण पोषण के अयोग्य मानी जाएगी। उस मामले में यह माना जाता है कि अगर पत्नी जो है सचरित्र जीवन व्यतीत नहीं करती है, हिंदू धर्म का त्याग कर देती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो है भरण पोषण के लिए अयोग्य मानी जाएगी और पत्नी जो है भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकती है। इन दो आधारों के आधार पर पत्नी अपने पति के साथ प्रत्येक परिस्थिति में भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी और उसके अलावा
ये कुछ आधार हैं जिनके 18 सब क्लॉज 2 में जो बताए गए हैं। इन आधारों पर पत्नी अपने पति से अलग रहकर भी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। 18 सब क्लॉज 3 में जो अयोग्यता है उसमें 3 अयोग्यता है। पहला, पत्नी सच्चरित्र जीवन व्यतीत नहीं कर रही है, नैतिकता इमोरल लाइफ व्यतीत कर रही है। सेकंड है, अगर पत्नी के द्वारा धर्म परिवर्तन करके गैर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया गया है, या पत्नी ने जो है दूसरा विवाह कर लिया है या रीमैरिज कर ली है। अगर वह विधवा है और उसे भरण पोषण प्रदान किया जा रहा है तो उसके द्वारा अगर रीमैरिज कर दी जाती है तो वह भरण पोषण को प्राप्त करने के अयोग्य मानी जाएगी। इसी के साथ आपका 18 सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम 19 कल करेंगे हम। इसी के साथ धन्यवाद आपका।